हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। आप सभी नेट एक्सपीरियंस का स्वागत है फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट जीआरएफ 2022 अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, कौन सा सब्जेक्ट बोलो, पेपर 2 कॉमर्स के लिए, तो उनके लिए डेली 3 बजे मैं लेके आती हूँ क्लासेस फॉर ऑल ऑफ यू पीपल्स जो तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स के लिए। ओके, तो मैं आपको प्रिपरेशन करवाती हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे, जिसमें हम डिस्कस करते हैं डेली जो भी यूनिट वाइज आपका कॉन्सेप्ट रहता है, सिलेबस है कॉमर्स का उसको। ठीक है, अभी तक हमारी टोटल 88 क्लासेस हो चुकी है और आज है हमारी क्लास नंबर 89। ठीक है, तो आप अगर नए स्टूडेंट्स हैं और अगर जानना चाहते हैं कि अभी तक क्या क्या कवर अप हो चुका है तो बने रहिए साथ में। और जो कंसिस्टेंसी के साथ क्लासेस ले रहे हैं उनको पता ही है कि क्या क्या अभी तक पढ़ा जा चुका है और अभी क्या चल रहा है। ठीक है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे इस बारे में और फिर आज के लेक्चर में मैं आपको कौन सा जो टॉपिक है वो पढ़ाने वाली हूँ, क्या हमारा रिमेनिंग है, सब कुछ डिस्कस करेंगे और फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके, चलिए उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स नए हैं, जिन्होंने कुछ क्लासेस देखी है या फिर पहली बार क्लास देख रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ कि आप जाके ज़रूर जो प्रिपरेशन करना चाहते हो यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर सेकंड कॉमर्स के लिए, तो जाके टेलीग्राम पे फिलर फॉर्म कॉमर्स जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, और फिलर फॉर्म का व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो। क्यों बोल रही हूँ ऐसा, क्योंकि डेली आपको प्रोवाइड करा दी जाती है जो भी अपडेट्स मिलती है, जो भी क्लासेस होती है उनकी लिंक्स आपको वहीं पे प्रोवाइड कराई जाती हैं, जहाँ से आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सीक्वेंस वाइज टाइमिंग के अकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाती हैं। ओके, तो उस बेसिस पे आप प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को भी और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप को भी। क्लियर है सभी को? और साथ में अगर आप कोई भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, पीएचडी एंट्रेंस, इन सब का भी अगर आप चाहते हो, क्या बोलो, अगर आप चाहते हो अपडेट या फिर कोई इन्फॉर्मेशन, तो आप जो इंस्टाग्राम चैनल है किसका, फिलर फॉर्म का, उसको भी फॉलो कर सकते हो। ओके, चलिए क्लियर है सभी को यहाँ तक। आगे अब अगर बात करें तो फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए नया बैच लेके आया है, बिल्कुल पेपर फर्स्ट का फ्रेश बैच, जिसमें आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक्स आने वाले हैं, साथ में प्रैक्टिस एमसीक्यू सेशन, सब कुछ डिस्कस किया जाता है पेपर फर्स्ट के रिगार्डिंग। और जो पेपर सेकंड है उसकी आपकी कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन चल ही रही है। ओके, चलिए तो मैं बता देती हूँ कि क्या परफॉर्मा रहता है, किस किस टाइमिंग पे, शेड्यूल के बेस पे कौन कौन सी क्लासेस ली जाती हैं। तो देखिए, पेपर 2 कॉमर्स की डेली 3 PM होती ही होती है। ठीक है, पेपर फर्स्ट की अगर बात करें तो 4 क्लासेस यहाँ पे होती हैं। सबसे पहले जीके की क्लास होती है 9 AM, जिसमें जो एजुकेशन सिस्टम है, हायर एजुकेशन हो गया, ठीक है, उससे रिलेटेड या फिर पीडी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं डेली बेसिस पे डिस्कस किए जाते हैं, जो भी नई पॉलिसीज़ आती हैं उनके रिगार्डिंग। ठीक है, आफ्टर दैट 11 AM रहती है पूरी कॉन्सेप्ट वाइज यूनिट 10 की क्लासेस, जो भी इफ़ेक्टिव टॉपिक्स हैं वो आपके लिए यहाँ पे लेके आए जाते हैं और प्रिपरेशन आपको करवाई जाती है। ठीक है, आफ्टर दैट जो आपकी 2 PM रहती है क्लास, वो रहती है प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ की। ठीक है, जिसमें आपको डिस्कस कराए जाते हैं जो भी PYQs हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं पेपर फर्स्ट के रिगार्डिंग, वो यूनिट वाइज आपके लिए यहाँ पे लेके आए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा रहती है जिन स्टूडेंट्स की मैथ्स DI वीक हैं उनके लिए 9 PM लेके आई जाती है मैथ्स और रीजनिंग की क्लास। ठीक है, तो ये सारी अपॉर्चुनिटी है आपके पास पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन करने की, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा पेपर 2 में कॉमर्स तो है ही 3 PM, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ मिलकर प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे पेपर 2 में हिस्ट्री, संस्कृत एंड हिंदी भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हिंदी,
हिस्ट्री या फिर संस्कृत से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं और प्रिपरेशन स्ट्रांगफुली कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द शेड्यूल जो फिलर फॉर्म आपको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे क्लास की। ठीक है, मैं बता दूं सभी स्टूडेंट्स को अभी हमारी चल रही है यूनिट नंबर 2। ठीक है, जो कॉमर्स है उसमें यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग वो हमारी चल रही है। ठीक है, इससे पहले मैंने लास्ट 75 क्लासेस में 3 यूनिट्स को कवर अप करवाया है। मैम वो कौन कौन सी, जिसमें सबसे पहली यूनिट जो है यूनिट नंबर 1 इंटरनेशनल बिजनेस, वो मैं आपके लिए लेके आई थी। आफ्टर डेट मैंने प्रिपेयर करवाया है यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स को, और उसके बाद जो यूनिट नंबर 4 है बिजनेस फाइनेंस, उसकी भी प्रिपरेशन मैंने यहाँ पे करवाई है। ठीक है, 75 क्लासेस तक आपको ये तीनों यूनिट्स मिलेगी। 76 नंबर क्लास से आपकी जो यूनिट नंबर 2 है अकाउंटिंग वो शुरू हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए अगर आपको लगता है कि बहुत क्लासेस निकल चुकी हैं, हम किस तरीके से अब लेंगे, तो मैं बोलूँगी कोई दिक्कत नहीं है। जो करंट में चल रहा है लेक्चर उसको साथ में लगाइए, और उसके अलावा जो पहले की क्लासेस हैं उनको आप बैक टू बैक 4-5 क्लासेस एक दिन में लगा के कवर अप कर सकते हैं अपने सिलेबस को शेड्यूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। पेपर 2 को आपको कम से कम 8 घंटे देने पड़ेंगे, पेपर 1 को 4 घंटे देने पड़ेंगे, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। बिकॉज अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, वी हैव ओनली 1 मंथ टू प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट है उसको बिल्ड करना है। आफ्टर दैट जब प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली क्या करने पाओगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। चल रही है यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग, जिसको हमें क्या करना है, जल्दी जल्दी कवर अप करना है। ओके, तो हमने सिलेबस को अकाउंटिंग के 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो हो चुका है। ठीक है, फिर सेकेंड चैप्टर है उसमें हमने टेक्निक्स, बजट बस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, ये सब हमने देख लिया। उसके अलावा जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है जिसमें हमने क्या पढ़ा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, राइट, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ये सब हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आफ्टर दैट हमने जो मार्जिनल कॉस्टिंग है जिसमें पीवी रेशियो हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया, फिर बीईपी, राइट, ये सब हमने देख लिया था। ठीक है, अभी हमारा कौन सा चल रहा है, अभी चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, राइट, कौन सा बोलो, मानव संसाधन लेखांकन। ठीक है, इसमें हमने देख लिया था कि क्या मतलब होता है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, राइट, और उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है। हमें जब वैल्यू मेज़र करनी होती है, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी लेबर्स हैं, उन सब की वैल्यू हमें बुक्स में रिकॉर्ड करनी होती है, तो उसको जब हम मापते हैं तो उसी को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। हमने डिटेल में पढ़ा था और उसके मेथड्स की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। कुल मिला के मैंने बताया था 9 मेथड्स हैं, जिसमें से जो 4 मेथड्स हैं वो हमने देख लिए हैं अच्छे से, किस किस ने दिए, कौन से मेथड में क्या होता है। स्टार्टिंग के जो 4 मेथड हमने पढ़े हैं, राइट, कौन कौन से एक बार बता दो मुझे जल्दी से। हमने पढ़ लिए हैं, पहला पढ़ा हिस्ट्रिकल कॉस्ट मेथड, राइट, उसके बाद में हमने पढ़ा कौन सा बोलो, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच पढ़ी हमने। आफ्टर दैट हमने पढ़ा है क्या बोलो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच पढ़ ली, और फिर जो लास्ट हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच। इनको तो जाके लास्ट क्लास लगा लीजिएगा स्टार्टिंग से, अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग पढ़नी हो तो। ठीक है, ये जो चारों मेथड है ये प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर करके नहीं चलते हैं। अब जो नेक्स्ट 4 मेथड्स होंगे उनकी हम चर्चा करेंगे, वो प्रेजेंट वैल्यू को भी कंसीडर करके चलते हैं। क्लियर है सभी को। और साथ साथ में जो लास्ट मेथड है 9th मेथड, वो इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो किसने दिया था, इंडियन लेखा शास्त्री ने दिया था, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी हमारा जो 5th नंबर मेथड है, 5th नंबर अप्रोच है, उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो सभी लेक्चर को ज्वाइन कर लेंगे और साथ ही साथ
अपनी अटेंडेंस लगा दो लाइक बटन को प्रेस करके एज अ अपीयरेंस। ठीक है, चलिए अभी सब जुड़ जाएंगे। हम शुरू कर रहे हैं। हमारा जो 5th नंबर मेथड है वो है प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर अर्निंग मॉडल, वर्तमान मूल्य भविष्य की कमाई मॉडल। ये सबसे पहले देखते हैं दिया किसने था। ये दिया था लेव और श्वार्ट्ज द्वारा विकसित किया गया 1971 में। ये ध्यान में रखना है, लेव एंड श्वार्ट्ज ने ये डेवलप किया था 1971 में प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर अर्निंग मॉडल। ठीक है, क्लियर है सभी को, याद रखना है PVF अर्निंग मॉडल, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर अर्निंग मॉडल डेवलप किया था लेव एंड श्वार्ट्ज ने। क्लियर है सभी को। अब इसमें जो ह्यूमंस हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स हैं आपके फर्म में, आपके बिजनेस में, उनकी वैल्यू को किस तरीके से कंसिडर किया जाएगा इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स बाय मल्टीप्लाइंग इट विद डिस्काउंटिंग फैक्टर, देन total the present value of future earning assumes constant earning every year। अरे ये क्या बोल दिया मैम। देखिए, हमने आपको याद हो तो कैपिटल बस्टिंग पढ़ा था किसमें, बिजनेस फाइनेंस में। ठीक है, उसमें हमने जब पीवी फैक्टर को कंसीडर किया था तो हम क्या करते थे, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई करके और फिर ऐड करके जो वैल्यू निकालते थे, वही सेम इसमें जब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हम वैल्यू कंसीडर करेंगे। हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमने निकाली है नॉर्मल, उसको हम डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करके जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी ना, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू आएगी वही क्या होगी, उसको हम रखेंगे एवरी ईयर कांस्टेंट। वही क्या होगी, निरंतर जो आपका अर्निंग है वो होगी किससे, जो ह्यूमन रिसोर्स है उससे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हम निकालेंगे उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर से, और जो प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगी उसको जब हम टोटल कर देंगे वही वैल्यू होगी किसकी, जो आपके ह्यूमन रिसोर्स है आपके फर्म में, आपके बिजनेस में, उनकी। कौन से मेथड के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर अर्निंग मॉडल की। ठीक है, किस तरीके से कंसिडर करेंगे आगे समझ में दिया किसने है, लेव एंड श्वार्ट्ज ने 1971 में। ओके, ये हमने बात की है कौन सी, 5th नंबर मेथड की। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा 6th नंबर मेथड कौन सा है, बोलो, चले देखते हैं। ये है आपका रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल, इनाम मूल्यांकन मॉडल। ठीक है, ये भी कब आया, ये आया 1971 में ही आया, और किसने दिया, डेवलप्ड बाय फ्लेमहोर्च, और कब दिया, 1971 में। इतना क्लियर है। देखिए, इससे पहले जो लास्ट मेथड पढ़ा, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर मेथड, उसमें क्या होता है, उसमें ये देखा जाएगा कि जो आपकी पर्टिकुलर सैलरी है, मान लो एक जो भी एम्प्लॉय है उसने 20 साल एक ही कंपनी में काम किया। ठीक है, तो 20 साल की उसकी एक साथ जो सैलरी है उसको क्या कर लिया जाएगा, कंसिडर करके उसको फिर जो प्रेजेंट वैल्यू है उसकी निकाल ली जाएगी डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, और फिर आपकी वो वैल्यू निकल आएगी किसकी, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की। लेकिन उसमें एक कमी ये थी कि उसमें क्या होता है, 20 साल तक सेम सैलरी को ही कंसीडर करा जाएगा। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि 20 साल तक एक एम्प्लॉय की एक ही सैलरी रहेगी। मतलब अगर 20,000 में वो लगा है पहले साल, तो क्या 20 साल तक उसकी 20,000 ही रहेगी? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं होता है। उसका प्रमोशन होगा, उसकी ग्रेड बढ़ेगी, है ना, तो उसके साथ साथ उसका जो पे स्केल है उसमें भी क्या होगा, उसमें भी इम्प्लीमेंट होगा, उसका वो बढ़ेगा, इम्प्रूव होगा, है ना। तो उसमें जो आपका रिवॉर्ड, ये जो है ना मेथड, रिवॉर्ड वैल्यूएशन मेथड, इसमें क्या किया जाता है, उस जो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर मेथड की कमी है उसको फुलफिल किया जाता है। यानी इसमें जो सैलरी है एम्प्लॉय की उसको कंसीडर किया जाएगा किस बेस पे, जिस बेस पे हर ईयर उसकी सैलरी में जो चेंजेस आता है उस बेस पे। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि 5 साल तक उसका जो पैकेज है पर ईयर का वो है कितना, 6 लाख। ठीक है, उसके बाद में 8 साल जो नेक्स्ट 8 ईयर्स होंगे उसमें, सॉरी, जो नेक्स्ट 10 ईयर्स होंगे उनमें हो जाएगा 8 लाख। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट 5 ईयर्स में 10 लाख। तो इनको क्या करा जाएगा, डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके और फिर पीवी फैक्टर निकाला जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी और उसको वैल्यू, उसके जो एडिशन, उसका जो सम होगा वो आपकी वैल्यू होगी किसकी, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की। ठीक है, क्योंकि एक ही सैलरी को ना लेके इसमें जो हर ईयर
मतलब 5 साल से 10 साल से जो चेंजेस होगा उसको लेके और फिर उसका जो प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे इस वाले मेथड में उसको लिया जाएगा और जो ह्यूमन रिसोर्स है और जो एम्प्लॉय है उसकी वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा, मापा जाएगा। क्लियर है? कौन सा मेथड? रिवॉर्ड वैल्यूएशन मेथड। आया समझ में? देखिए तो इसमें क्या, सैलरी एंड पोस्ट डोंट रिमेन कांस्टेंट फॉर फुल लाइफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी जो सैलरी है और जो पोस्ट है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, प्रमोशंस होते हैं, पोस्ट भी चेंज होती है, सैलरी भी अलग होती है, बढ़ती है ना। सो दिस मेथड कंसिडर्स, तो ये वाला जो मेथड है वो कंसिडर करता है जो भी मूवमेंट होती है किसमें, एम्प्लॉयज़ के फैक्टर्स लाइक प्रमोशन में, ट्रांसफ़र में, ठीक है, जो भी प्रमोशन होता है, ट्रांसफ़र होता है, उसको यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल पहले 5 साल उसका जो पैकेज है वो है 6 लाख का, फिर नेक्स्ट 10 ईयर्स में 8 लाख का और फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स में 10 लाख का। तो इनको क्या किया जाएगा, रिमेनिंग प्रोसेस जो है वो कैलकुलेट की जाएगी, जो हमने प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर अर्निंग मॉडल है उसमें किया था। क्या किया था, इनको क्या किया जाएगा, डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो प्रेजेंट वैल्यू है वो निकाली जाएगी और उसका जो सम होगा वही जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी वैल्यू निकाली जाएगी। ठीक है, क्लियर आ गया समझ में सभी को, रिवॉर्ड वैल्यूएशन मेथड। ओके, तो ये यहाँ पे मैंने समझा दिया अच्छे से। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि आपका 7th मेथड क्या है उसमें, लेट्स सी। नेक्स्ट मेथड है आपका नेट बेनिफिट मॉडल, शुद्ध लाभ मॉडल। ये किसने डेवलप किया, ये 1973 में डेवलप किया गया मोर्स के द्वारा। ये सब आपको याद करना, क्रैम कर लेना, कौन सा मेथड किसने दिया है और कब दिया है, ठीक है। तो नेट बेनिफिट मॉडल डेवलप किया है मोर्स ने 1973 में। अब बात करते हैं इसमें किस तरीके से हम वैल्यू को क्या करेंगे, मापेंगे, ये इसकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए रिवॉर्ड वैल्यूएशन मेथड में हमने क्या देखा कि सिर्फ वैल्यूएशन के लिए एम्प्लॉय के सिर्फ सैलरी को कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन सैलरी जो उसको मिल रही है उसके बदले में वो कंपनी को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रहा है, ठीक है। तो इसमें जो हम करेंगे ना कंसीडर, वो क्या करेंगे, नेट बेनिफिट को लेके चलेंगे। अब नेट बेनिफिट किस तरीके से निकलेगा, जो कर्मचारी ने, एक एम्प्लॉय ने क्या दिया है, एम्प्लॉय द्वारा कंपनी को दिया गया प्रॉफिट, ठीक है, बेनिफिट गिवन बाय एम्प्लॉयज टू कंपनी, उसमें से जब हम लेस कर देंगे क्या, सैलरी गिवन टू एम्प्लॉय बाय कंपनी, जो सैलरी एम्प्लॉय को दी जाती है कंपनी के द्वारा। यानी एक तो जो एम्प्लॉय है उसने क्या दिया, बेनिफिट दिया कंपनी को, ठीक है, उसमें से लेस कर देंगे जो सैलरी है वो दी जो सैलरी है वो दी गई किसके द्वारा, कंपनी को, तो निकल के आ जाएगा नेट बेनिफिट। फिर उसको जब डिस्काउंट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो उसी से जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की वैल्यू। कौन से मेथड में, नेट बेनिफिट मॉडल में। देखिए जो हम प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है, पहला हमने पढ़ा प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर, उसके बाद में रिवॉर्ड वैल्यूएशन, अब पढ़ा है नेट बेनिफिट। तो पहले में जो एक कमी थी वो दूसरे ने सुधारी, दूसरे मॉडल में जो कमी थी अब वो तीसरे ने सही करी। पहले में क्या थी प्रेजेंट वैल्यू में कि वो एक कांस्टेंट स्थिर क्या लेके चल रहा है, सैलरी लेके चल रहा है कि 20 साल में उसकी सैलरी इतनी है, लेकिन जो सैलरी होती है उस पर फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है, लाइक प्रमोशन का, ट्रांसफर का, ठीक है। तो जो सैलरी है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, बदलती रहती है। ये किसने बोला, रिवॉर्ड वैल्यूएशन मेथड में। तो जो सैलरी है उसको जो मतलब 5 साल से 10 साल से जो चेंजेस आएगा उस बेस पे जो प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगी उससे हम क्या करेंगे, उससे कंसिडर करा जाएगा वैल्यू को। फिर नेक्स्ट में कि सैलरी तो मिल है, ठीक है, उसमें कंसिडर करना है, लेकिन उससे जो कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है उसको भी लेस किया जाएगा। आफ्टर दैट जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी किसकी, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की, ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू। कौन से मेथड में, नेट बेनिफिट मॉडल में। क्लियर है सभी को, ये दिया था मोर्स ने 1973 में। तो देख लीजिए एक बार, इसमें सम किया जाएगा किसका, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट बेनिफिट का। और नेट बेनिफिट कैसे निकलेगा वो मैंने अभी अभी आपको बता दिया। जो बेनिफिट कंपनी को प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय, उसमें से लेस कर देंगे जो सैलरी कंपनी प्रोवाइड करती है एम्प्लॉय को, तो जो नेट बेनिफिट आएगा उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वही वैल्यू होगी किसकी, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की, ह्यूमन रिसोर्स की। क्लियर है। अब बचा है हमारा
नेक्स्ट मेथड जो क्या बोलता है, देखिए ये है आपका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट नेट बेनिफिट मॉडल। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे ना उसके साथ साथ हमें उसे मल्टीप्लाई करना है, किससे, जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है उसके साथ। देखिए कैसे, सबसे पहले ये दिया किसने था, ये सजेस्ट किया था पैकिन-ओगेन ने। ठीक है, 1976 में। ये देखिए सीक्वेंस वाइज है, पहले 97 में 2 आए थे आपके मॉडल, फिर 1973 में। अब ये जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट नेट बेनिफिट मॉडल है ये आया है 1976 में पैकिन-ओगेन के द्वारा। ठीक है, ये क्या है, ये एक्सटेंशन वर्जन है किसका, नेट बेनिफिट मॉडल का। अभी हमने पढ़ा नेट बेनिफिट मॉडल में क्या होता है, हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये उसका एक्सटेंड वर्जन है। आइए देखते हैं किस तरीके से। ठीक है, नेट बेनिफिट इज मल्टीप्लाइड बाय सर्टेनिटी फैक्टर देन प्रेजेंट वैल्यू इज कैलकुलेटर। इसमें ना जैसे नेट बेनिफिट हमने निकाल लिया, आपको पता है नेट बेनिफिट कैसे निकलेगा, जो भी एक एम्प्लॉय कंपनी को बेनिफिट प्रोवाइड कराता है उसमें से लेस कर दिया जाएगा जो सैलरी कंपनी द्वारा एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाई जाती है, तो नेट बेनिफिट। फिर हमने लास्ट मेथड में क्या किया था, नेट बेनिफिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्काउंट फैक्टर से और प्रेजेंट वैल्यू निकल आ रही है, और प्रेजेंट वैल्यू की जो सम होता है वही हमारा होता है नेट बेनिफिट। लेकिन इसमें क्या होगा, जो प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगी ना उसको एक और फैक्टर के साथ क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा, जिसका ही नाम है क्या, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू जो आएगी उसको हम सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जो वैल्यू निकल के आएगी और उसका जो सम होगा ना वो आपका होगा इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो वैल्यू निकल के आएगी ह्यूमन रिसोर्स की उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की। आ गई बात समझ में, क्लियर है सभी को। और इस फैक्टर का यूज़ क्यों किया जाता है, किस लिए, टू नो द सर्टेनिटी, निश्चितता जानने के लिए कि विद विच नेट बेनिफिट विल एक्रू, कि रियल में कौन सा जो नेट बेनिफिट है वो रियल में अर्जित होगा। ठीक है, मतलब एकदम सर्टेनिटी के लिए कि हमने सारा जो है रिस्क भी लेस कर दिया, उसके बाद जो पूरी निश्चितता है कि इतना इतना लाभ तो हमें होगा ही, उस बेसिस पे क्या किया जाएगा, वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा। कौन से मॉडल के अकॉर्डिंग, बोलो, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट नेट बेनिफिट मॉडल के अकॉर्डिंग, जो दिया था 1976 में पैकिन-ओगेन ने। क्लियर है सभी को। तो ये जो 4 मेथड्स हैं ये क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू को कंसिडर करते हैं। ठीक है, शुरू के जो 4 मेथड्स हैं वो नहीं करते हैं, ये 4 मेथड्स करते हैं। एक बचा है लास्ट जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, वो भी प्रेजेंट वैल्यू को कंसिडर करता है। चलिए देखते हैं, ये है आपका एग्रीगेट पेमेंट अप्रोच। ठीक है, ये दिया था किसने, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप मार्क कर लीजिए, ये दिया था प्रोफेसर S.K. चक्रवर्ती ने। ये कब दिया था, 1976 में दिया था, जो कि इंडियन लेखा शास्त्री थे। S.K. चक्रवर्ती ने 1976 में दिया था। इसको आप ज़रूर से याद कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्रीगेट पेमेंट अप्रोच किसने दी थी, या फिर कौन से ऐसे लेखा शास्त्री हैं जिन्होंने, जो इंडियन लेखा शास्त्री हैं उन्होंने ये अप्रोच दी थी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो देखिए अभी क्या बोलता है, फर्स्ट इंडियन टू सजेस्ट मॉडल फॉर HRA। ठीक है, HRA के लिए इस मॉडल को सुझाव देने वाले पहले भारतीय थे जिन्होंने क्या दिया था, ये मॉडल दिया था। ओके, अब इसमें सेम प्रोसेस है, बस ये क्या बोलते हैं कि इंडिविजुअली नहीं किया जाएगा वैल्यूएशन किसका, ह्यूमन रिसोर्स का। मतलब एक एक एम्प्लॉय की वैल्यू हम नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल। ठीक है, मतलब अलग अलग ग्रुप वाइज क्या किया जाएगा, वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा, नोट ऑन इंडिविजुअल बेसिस, व्यक्तिगत आधार पर ना करके ग्रुप में, कि ये जो पूरा मैनेजरियल डिपार्टमेंट है इसकी वैल्यू डिसाइड कर ली। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो ग्रुप में सब डिवाइड है उनकी वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे एक साथ लेके। आई बात समझ में। ठीक है, ये अप्रोच बोलता है, कौन सा मॉडल बोलो, एग्रीगेट पेमेंट अप्रोच। क्लियर है सभी को, आ गई बात समझ में। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के ये कुल 9 मेथड्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल में हमने क्या किया है, डिस्कशन कर लिया है। एक बार सभी के सभी मेरे साथ क्या करेंगे, रिमाइंड करेंगे, रिवीजन करेंगे जो अभी हमने पढ़ा है उसको ब्रीफ में। ठीक है, ताकि सारा का सारा आपका माइंड में फिटअप हो जाएगा और अच्छे से फिर आप उसको जब एक और बार अपने शॉर्ट नोट्स में गो थ्रू करोगे तो अच्छे से, अगर कोई भी क्वेश्चन पुटअप होता है इस टॉपिक में से पर्टिकुलर, तो आपका वो बिल्कुल भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये अलग से आया है या फिर आपने नहीं पढ़ा है। ओके ना, चलिए तो शुरू करते हैं। बात हो रही है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की, राइट।
हमें पता चला क्यों करते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है एक बिज़नेस में, फर्म में, उनका रिकॉर्ड हमें करना होता है किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इसके लिए क्या की जाती है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की जाती है। इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। कुल हमने 9 मेथड्स की बात की है, जिसमें से जो स्टार्टिंग के 4 मेथड्स हैं वो आपके प्रेजेंट वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हैं, जबकि जो नेक्स्ट 5 मेथड्स हैं वो प्रेजेंट वैल्यू को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इन सबको अच्छे से डिटेल में आपको क्या करना है, लेक्चर लगा लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। आफ्टर दैट पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक? अब बात करते हैं किसकी, अब बात करेंगे एनटीए के द्वारा जो लेटेस्ट क्या आया है, अपडेट आया है लास्ट कब, 30 अप्रैल 2022 को, उसके बारे में डिस्कस करना है मुझे आप लोगों के साथ स्ट्रेटेजी। क्योंकि कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि अभी तक हमारी सिर्फ 4 यूनिट्स हुई हैं, हम किस तरीके से पूरे सिलेबस को कवर अप करेंगे, राइट। ये सारी कन्फ्यूज़न सभी स्टूडेंट्स के मन में अभी चल रही होगी, और मोस्ट प्रोबेबली उनको जो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाह रही हूँ। तो लेट्स सी नाउ। तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी हमारे पास टाइम है बहुत कम, राइट। वी हैव 30 डेज ओनली, क्योंकि एनटीए का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। 30 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया है, जिसमें आप 20 मई तक क्या कर सकते हो, अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर अनुमान लगाए तो ये कहा जा सकता है कि अपकमिंग 15 जून तक हो सकता है कि आपकी जो एग्ज़ामिनेशन डेट है वो आ जाए। ये हमें मान के चलना है। तो वी हैव ओनली 30 डेज नाउ। ठीक है, अभी हमारी 4 यूनिट्स है वो मैक्सिमम मान के चल रही है, अप्रोक्सीमेटली हो चुकी है। ठीक है, जो सेकेंड यूनिट चल रही है वो भी आपकी जल्दी ही कवर अप हो जाएगी। बात करते हैं रिमेनिंग 6 यूनिट्स की, तो उनकी हमें स्ट्रेटजी अभी बनानी है यहाँ पे। तो सबसे पहले बोलूँगी कि किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने कल भी बोला था, आज फिर बोल रही हूँ कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी आपके टॉपिक्स हैं इफ़ेक्टिव, वो सब मैं आपको कवर अप करवाऊंगी। देखिए, 11th से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक का सिलेबस होता है, राइट। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसमें आपको सेल्फ अपना देना है। ठीक है, साथ साथ में मैं जो इफ़ेक्टिव टॉपिक्स कराऊंगी उनको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो अब मैं स्ट्रेटेजी आप सबके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। हाउ वी कैन, हम किस तरीके से कर सकते हैं इन 32 डेज़ मान के चलिए आप। ओके, 32 डेज़ मान के हम चलते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ स्ट्रेटेजी शेयर करती हूँ। ओके, तो देखिए 6 यूनिट्स हैं हमारी, एक यूनिट को हमें एक वीक में कवर अप करना है। ठीक है, उसमें से जो एक यूनिट बचेगी, लास्ट जो 10th नंबर यूनिट है टैक्सेशन, जो आपके सेकेंड सेमेस्टर में बीकॉम की आई हुई है, उसको हम कवर अप करेंगे, जो मैं संडे को मैराथन लेके आऊँगी। जी हाँ, एक और आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारे पास टाइम थोड़ा लिमिटेड है, इसलिए अब से जो संडे है उसको भी आपके लिए क्या रखी जाएगी, क्लास रखी जाएगी, जिसमें मैं आपके साथ MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आऊँगी यूनिट सेकेंड के आपका जो पेपर 2 है उसके कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, मतलब कि हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ, मतलब क्वेश्चन के बेस पे हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था। ठीक है, तो उसमें हमारा जो मेन रहेगा, एक तो जो ऑडिटिंग बच जाएगा आपका यूनिट सेकेंड में उसको, और उसके साथ साथ जो टैक्सेशन रहेगा यूनिट नंबर 10 जो है, उनको हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस से करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि उसका हर एक टॉपिक, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत लेंदी है जो यूनिट नंबर 10 है उसका, और हर एक टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं कि आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो जो मेन टॉपिक है जिनसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, उनके रिगार्डिंग जो टॉपिक्स हैं ना, वो मैं आपको क्वेश्चन पे बेस्ड होके फिर क्लियर करवाऊंगी। यूनिट 10 को हम डेली संडे को विद MCQs करेंगे। ठीक है, फिर बची यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8 और यूनिट 9 और यूनिट 5। ठीक है, इनको हमें एक एक हफ्ते को लेते हुए करना है। ठीक है, तो 5, 6, 7, 8, 9 5 यूनिट्स है, एक वीक में एक यूनिट होगी। ठीक है, तो विद इन 35 डेज हम क्या कर लेंगे, ये जो रिमेनिंग यूनिट्स है इनको कवर अप कर लेंगे। अब बोलेंगे मैम कि 7 डेज में एक यूनिट हो पाएगा? जी बिल्कुल हो पाएगा, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको कराऊंगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इफेक्टिव टॉपिक्स है। मैं हर एक टॉपिक को आपको गो थ्रू करवा ही दूंगी, तो उसकी आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। ओके, और साथ में सेल्फ स्टडी करना है।
ये तो मैंने बताया है क्लास का शेड्यूल कि क्लास मतलब अपकमिंग सिलेबस है उसको हम किस तरीके से कवर अप करेंगे। पहला मैंने क्या बोला, संडे को क्लास रहेगी जिसमें हम जो यूनिट 10 है और जो यूनिट 2 की ऑडिटिंग है दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को हम MCQs के थ्रू हर संडे को मैं आपके लिए 50 क्वेश्चंस लेके आऊँगी, उस बेसिस पे करेंगे। क्लियर है। उसके बाद जो 5th 6th 7th 8th और 9th यूनिट है, ठीक है, कौन कौन सी, HRM, बैंकिंग, लीगल, मार्केटिंग और स्टेटिस्टिक्स, इसको हम पर वीक में एक यूनिट को हम करेंगे और साथ साथ में लास्ट में मैं आपको MCQs भी करवा दूंगी। जितना भी रिमेनिंग टाइम बचेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फिर प्रैक्टिस करेंगे। ये बात है क्लास की। अब मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी कि आपको किस तरीके से स्टडी करनी है। आपको सिर्फ ये तो नहीं कि आपको 1 घंटे की क्लास लेनी है और हो गया, नहीं, अब आपको सेल्फ स्टडी पे भी फोकस करना ही करना है। ओके ना। तो हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको सेल्फ स्टडी करनी है। इसके लिए मैं आपके लिए सेपरेट अलग से वीडियो लेके आने वाली हूँ, तो उसको ज़रूर से सब देखिएगा और अपनी स्ट्रैटेजी उस अकॉर्डिंग बनाइएगा और प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। किसी को भी टेंस्ड होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या करनी है, अपना हार्ड वर्क करना है, अपना 100% देना है, देन डेफिनेटली यू कैन क्रैक JRF। क्लियर है सभी को? ठीक है। बी मोटिवेट, बी कॉन्फिडेंट एंड कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू सो मच। उसके अलावा आप सभी को पता है इट्स टाइम फॉर फीडबैक। मुझे बताइएगा किस तरीके से आपको लेक्चर लग रहा है, अच्छे से समझ में आया है जो कॉन्सेप्ट है, तो ज़रूर अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। बाकी अगर कोई सजेशन देना चाहो तो वो भी आप ज़रूर दे सकते हो। क्लियर है सभी को? और अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा लाइक बटन को प्रेस करके, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। उसी के साथ अगर कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, यू कैन डिस्कस विद मी ऑन टेलीग्राम पे, आप मुझसे पूछ सकते हो। अदरवाइज आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी आप मुझसे सजेशन ले सकते हो या कोई डाउट क्वेरी हो आप रिसॉल्व करवा सकते हो। ये सारी जो है ये फिलर फॉर्म की सोशल साइट्स, वेबसाइट्स हैं जहाँ के जाके आप अप्रोच कर सकते हो और अपनी स्टडीज़ को क्या कर सकते हो, बेनिफिशियली इम्प्रूव कर सकते हो, प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगफुली कर सकते हो। और भूलिएगा नहीं, मैं आपके लिए किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है इन अपकमिंग 30-35 डेज़ में, इसके लिए मैं आपके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी लेके आने वाली हूँ, तो उसको ज़रूर देखिएगा और उस बेसिस पे अपना डेली का रूटीन टाइम टेबल सेट करके और प्रिपरेशन आपको करनी है। क्लियर है सभी को? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप प्रिपेयरिंग। बाय, टेक केयर।